लानत है आप पर भाभी। अरे आप तो चोरनी निकली। बहू, ये सब करते हुए तुझे शर्म नहीं आई क्या? देखिए माँ जी, मैंने कोई चोरी नहीं की है। झूठ मत बोलो भाभी आप। तुम्हारा झुमका यहाँ पर गिरा हुआ है, यही सबूत काफी है। देखो, मैं नहीं जानती कि ये झुमका यहाँ पर कैसे आया, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए। अरे मैं भला चोरी क्यों करूंगी? मैं अपनी कमाई में खुश हूँ और मुझे आप लोगों की तरह और खास करके इस मोनिका की तरह लालच बिल्कुल नहीं है। क्या भाभी भाभी बोलकर इज्जत देती हो तो ज्यादा बड़ी बनने की कोशिश मत कीजिए आप, समझिए ना। उम्र और रिश्ते में आप भले ही बड़ी हो, लेकिन औकात में आप मुझसे हमेशा छोटी ही रहोगी। इसीलिए आज आपने मुझसे जिस तरह बात की है ना, दोबारा वैसे बात करने की जरूरत भी मत करना। अरे मुझे तुम जैसे खोखले लोगों की इज्जत चाहिए भी नहीं। माँ जी, ये बस बातों को घुमा रही है। इसी ने आपकी अलमारी से पैसे चुराए हैं। नहीं माँ जी, मैं परी की कसम खाती हूँ, मैंने चोरी नहीं की है। इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए आपको? और अब मैं जा रही हूँ। मेरे पास आपके साथ बहस करने के लिए फालतू का समय बिल्कुल नहीं है। इतना बोलकर काव्या वहां से चली जाती है। देखा ना माँ जी, कैसे मुंह चला रही थी वो। और आपके मुंह में क्या दही जम गया था क्या? अरे आपने उससे कुछ बोला क्यों नहीं? नहीं मोनिका बहू, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन काव्या कभी भी परिधि की झूठी कसम नहीं खाएगी। उसने चोरी नहीं की होगी। हाँ मोनिका, हो सकता है कि वाकई में किसी बाहर वाले ने चोरी की हो। वैसे भी माँ रात में कमरे की खिड़की खुली रख के सोती है। शायद खिड़की से ही कोई आया होगा और वही पैसे चुरा कर गया होगा। हाँ बेटा, अब तो मुझे भी यही लग रहा है। आप दोनों चिंता मत करो, मैं पुलिस कंप्लेंट करती हूँ और जब चोर पकड़ा जाएगा तो मैं उसे मार मार कर उसकी चटनी बना दूंगी। मोनिका कह तो देती है, लेकिन वो कोई कंप्लेंट नहीं करती और उल्टा वो अब बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसके पैसे उसे फिर से मिल चुके थे। मोनिका बहू, कुछ पता चला क्या? नहीं माँ जी, अभी तक तो पुलिस की तरफ से कुछ भी पता नहीं चला है, लेकिन वो उस चोर को जरूर ढूंढ निकालेंगे। माफ करना माँ जी, आपको साड़ियाँ लेने की कितनी इच्छा थी, लेकिन अब आप नहीं ले पाओगी। अरे कोई बात नहीं बहू, तू दे ही देगी ना मुझे वापस पैसे। हाँ माँ जी, अगर मेरे पास अभी होते ना तो मैं आपको जरूर दे देती। अभी पापा से थोड़े दिनों में मैं पैसे मांगूंगी। एक बार में मैं 1-2 लाख तो रुपए ले ही लूंगी, फिर तो कोई चिंता नहीं रहेगी। ठीक है बहू, कोई बात नहीं। और तूने जानबूझकर थोड़ी ना किया है कुछ। अब पैसे चोरी हो गए तो उसमें हम भी क्या कर सकते हैं। उनकी ये सारी बातें काव्या सुन लेती है। फिर अगले दिन जब काव्या ऑफिस से घर जा रही होती है, तभी अरे ये क्या, ये तो मोनिका है। ये अपनी सहेलियों के साथ इस 5 स्टार रेस्टोरेंट से बाहर निकल रही है, लेकिन कल तो माँ जी से कह रही थी कि इसके पास तो पैसे ही नहीं है। तो फिर अब ये मोहतरमा यहाँ पर क्या कर रही है? कितनी झूठी है ये। फिर घर जाने के बाद वो यामिनी को सब कुछ बताती है। क्या मोनिका, तू 5 स्टार रेस्टोरेंट में गई थी क्या? इसका मतलब तेरे पापा ने तुझे पैसे दिए हैं और तूने मुझे बताया भी नहीं? अरे नहीं माँ जी, वो मैं अपनी सहेली के पार्टी में गई थी। उसने अपने जन्मदिन की खुशी में डिनर पार्टी रखी थी और मैंने वहां पर 1 रुपया भी खर्च नहीं किया है। अच्छा अच्छा, ऐसी बात है क्या? हाँ माँ जी, आप इस बेवकूफ काव्या भाभी की बातों में मत आया करो। और आप भाभी, जरा अपने घर और बाहर के कामों पर ध्यान दे दे, यही अच्छा होगा आपके लिए। और मेरे पास आपकी जैसी गरीब सहेलियां नहीं है, सारी अमीर है। इसीलिए मेरा 5 स्टार रेस्टोरेंट में उठना बैठना होता है। देख मोनिका, मैं तेरी तरह चुगलियां नहीं करती, समझी ना। मैंने माँ जी को बस यही बताया
कि मैंने तुझे वहां से बाहर निकलते हुए देखा था, और अगर तू सच में अपनी सहेली की पार्टी में गई थी तो इतना गुस्से में लाल क्यों हो रही है? अरे ऐसा तो तभी होता है जब कोई इंसान झूठ बोलता है। खैर, मुझे क्या। मोनिका को काव्या पर बहुत गुस्सा आता है और दूसरी तरफ काव्या अमित को उसके पैसे लौटा देती है। अरे काव्या, अगर तुम ये पैसे नहीं भी देती तो चल जाता। नहीं चलता अमित, मैं किसी की मदद जरूर ले सकती हूँ, लेकिन कर्ज नहीं। एक बार तुम्हारा फिर से शुक्रिया। कोई बात नहीं यार। अच्छा सुनो ना, दरअसल आज मैं और मेरा भाई दोनों मूवी देखने जाने वाले थे, लेकिन अब भाई को कुछ जरूरी काम आ गया है, जिस कारण वो मेरे साथ नहीं आ पाएगा। तो अब दूसरी मूवी टिकट कैंसिल नहीं हो रही। इसीलिए मैं सोच रहा था कि अगर तुम मेरे साथ मूवी देखने चलती तो अच्छा होता। टिकट भी इस्तेमाल हो जाती और साथ ही तुम और मैं मजे में मूवी देखकर अच्छा वक्त बिताते। अरे वाह, क्यों नहीं अमित, मैं तुम्हारे साथ मूवी देखने जरूर आऊंगी। वैसे भी आज परी रात में सहेली के घर पर बर्थडे पार्टी में जाने वाली है, तो मैं फटाफट से सारे घर के काम निपटा लूंगी और फिर आऊंगी तुम्हारे साथ। ठीक है काव्या, तो फिर तय रहा। फिर रात में मोनिका जब काव्या के कमरे से गुजर रही होती है, तभी उसे वो तैयार होते देखती है। हाँ अमित, बस मैं तैयार ही हो रही हूँ, तुम मुझे सीधे थिएटर के बाहर ही मिलना। हाँ, पहुंच रही हूँ मैं, बाय। ये निकम्मी किसी आदमी के साथ थिएटर जा रही है। बाप रे, इसके तो कुछ ज्यादा ही पर निकल आए हैं। रुक तू, तुझे तो मैं अभी देखती हूँ। फिर काव्या बाहर जा ही रही होती है कि तभी मोनिका उसे रोक लेती है। अरे काव्या भाभी, कहाँ जा रही हो आप? क्यों, तुझसे मतलब? मैंने घर के सारे काम निपटा दिए हैं और अब कोई काम नहीं बचा है। नहीं, काम अभी तक निपटा नहीं है। मुझे मीठे में सूजी का हलवा खाना है, वो भी बना दो, और उसके बाद तुम्हें जहां जाना है तुम जा सकती हो। हाँ बहू, मुझे भी शीरा खाने का बहुत मन कर रहा है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ मोनिका कि तू ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है ताकि मुझे बाहर जाने में देरी हो सके, है ना? अरे और कितनी गिरेगी तू? बहू, ज्यादा जबान मत चला। अरे माँ जी, अब भाभी को प्रेम रोग हो गया है, अब तो इसकी जबान ऐसी ही चलती रहेगी। मतलब माँ जी, आपकी ये विधवा बहू सच सवर कर अपने नए आशिक के साथ मूवी देखने जा रही है क्या? ये तो क्या कह रही है बहू? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ माँ जी। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इस मोनिका की बातों पर ध्यान मत दीजिए। मैं जिसके साथ मूवी देखने जा रही हूँ उसका नाम अमित है और वो मेरे ऑफिस में ही काम करता है, और हम दोनों केवल अच्छे दोस्त हैं, बाकी कुछ नहीं। अरे अपनी बकवास बंद करो। एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। तू एक घटिया औरत हो चुकी है। छी, अरे घटिया तो तू और तेरी सोच है मोनिका। चुप, एक तो पति को खा गई और अब अय्याशियां कर रही है। ये बाहर कोई काम नहीं करने जाती माँ जी, ये तो बस आशिकी करने जाती है। काव्या बहू, तुझे हमारी नाक कटवानी है क्या? अरे किसी ने तुझे और उस आदमी को साथ में देख लिया तो क्या सोचेगा? जिसको जो सोचना है सोचने दीजिए माँ जी। मैं लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दूंगी, क्योंकि लोगों का तो काम ही है बातें बनाना। मैं और मेरे भगवान जी जानते हैं कि अमित और मेरा रिश्ता बस दोस्ती का ही रिश्ता है। बाकी नालायक लोगों को हमारे रिश्ते को नाम देना है तो देने दीजिए, मुझे उससे रत्ती भर का भी फर्क नहीं पड़ता। इस तरह से मुंह तोड़ जवाब देकर काव्या अमित के साथ मूवी देखने जाती है, और इधर मोनिका और यामिनी एक दूसरे का बस मुंह ही देखती रह जाती है। ऐसे ही एक रोज, अरे मोनिका, तुम मेरे लिए सोने की चेन बनवाने वाली थी ना, क्या हुआ उसका? और माँ को साड़ियाँ खरीदने के लिए पैसे भी देने वाली थी तुम। पापा जी ने अभी तक पैसे नहीं दिए क्या तुम्हें?
अरे नहीं देव, उन्होंने मुझे पैसे तो दिए हैं, लेकिन लेकिन क्या मोनिका? अरे वो सर्वर डाउन हो गया है और उसके कारण वो पैसे अटक गए हैं बैंक में ही। इसीलिए मैं तुम्हें और माँ जी को पैसे नहीं दे सकती दीप। अरे बाप रे, तो अभी वो पैसे कब तक आएंगे तुम्हारे अकाउंट में? शायद 1-2 हफ्ते और लग सकते हैं। अब तुम तो जानते ही हो ना ये सर्वर इशू कैसे होता है। मैं भी उसमें कुछ नहीं कर सकती दीप। कोई बात नहीं मोनिका, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जब वो पैसे तुम्हारे अकाउंट में आ जाएंगे तब तुम मेरे लिए सोने की चेन बनवाना। और हाँ, माँ को भी साड़ियों के लिए पैसे जरूर देना। हाँ दीप, क्यों नहीं। काव्या दीप और मोनिका की सारी बातें सुन लेती है और उसे मोनिका पर हल्का सा शक होने लगता है। ये मोनिका तो माँ जी और देवर जी को बस आशा ही देती रहती है कि पैसे आने वाले हैं, ये हो गया है, वो हो गया है, लेकिन जल्दी कुछ देती भी नहीं। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता, क्या ये सच में अमीर है या फिर बस अमीर होने का नाटक कर रही है। या फिर ये भी हो सकता है कि ये दुनिया की सबसे महाकंजूस लड़की है। फिर एक रोज जब काव्या ऑफिस से घर आती है तभी वो यामिनी को मोनिका के पैरों की मालिश करते हुए देख लेती है। हे भगवान, माँ जी आप ये क्या कर रही हो? हटिए। और मोनिका, अपनी सास से अपने पैरों की मालिश करवाते हुए तुझे शर्म नहीं आती क्या? अरे तुझे क्यों जलन हो रही है? अरे बददिमाग बेवकूफ औरत, जरा तो लिहाज कर बुजुर्गों का। ये तेरी सास है, एक बूढ़े व्यक्ति से ये काम करवाना तुझे शोभा भी देता है क्या? माँ जी, अपनी एक जल कुकड़ी बहू को समझा दो, वरना मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। खबरदार काव्या बहू, जब तूने अपने मुंह से इसके लिए एक शब्द भी निकाला तो। लेकिन माँ जी। देख बहू, मैं मोनिका को अपनी बेटी मानती हूँ और इसीलिए मैं ये सब कर रही हूँ। और जब मुझे कोई एतराज नहीं है तो तुझे इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? अपने काम से काम रख बहू। जाकर मेरे लिए चाय चढ़ा दे। अरे ओ काम वाली बहू, सुना नहीं क्या तूने? या फिर तेरे कानपुर में हड़ताल चल रही है? जाकर जल्दी से चाय चढ़ा दे। इस पर काव्या कुछ भी नहीं बोलती और वह रसोई में जाकर चाय बनाने लगती है। लालच के चलते माँ जी और देवर जी तो पागल हो गए हैं। अरे इन्होंने तो अपना आत्मसम्मान भी बेच दिया है। इस घर में ये जो कुछ भी चल रहा है बिल्कुल भी सही नहीं है। फिर काव्या अपने फोन में अखिल की तस्वीर देखती है। अखिल, अगर आज आप यहाँ पर होते तो ये सब नहीं होता। आपके जाने के बाद सब कुछ तबाह हो गया है। एक समय पर यही घर वाले मुझसे कितना प्यार करते थे, लेकिन आज वही लोग मेरे खिलाफ है अखिल। तभी वहां पर परिधि आती है और वो अपनी माँ के आंसू पोंछती है। अरे मम्मा, आप रो क्यों रही हो? चाहे आपके साथ कोई रहे या ना रहे, लेकिन आपकी ये परी आपके साथ हमेशा रहेगी। लव यू मम्मा। आई लव यू टू बेटा। ऐसे ही एक दिन जब परिधि घर में खेल रही होती है तभी मुझे कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना ही होगा और अपनी काम वाली जेठानी से पैसे वसूलने होंगे। ये दीप तो मेरे पीछे ही पड़ा हुआ है, लेकिन मैं अपनी जेब से एक पैसा भी नहीं निकालने वाली। फिर मोनिका जानबूझकर एक शोपीस गिराती है। अरे बाप रे, अरे नालायक लड़की, ये तूने क्या कर दिया? इतना महंगा शोपीस गिरा दिया तूने। लेकिन चाची, मैंने ये शोपीस नहीं गिराया है, मैं तो दूसरी तरफ खेल रही थी। परी, अपनी चाची के साथ तमीज से बात कर। पर दादी, मैं झूठ नहीं बोल रही, सच बोल रही हूँ। अरे तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? गरीब फटी चढ़ गई कि तू और तेरी माँ ने तो हमारी नाक में दम करके रखा है। तुझे पता भी है कि ये शोपीस कितने रुपए का है? नहीं ना? अरे कैसे पता होगा? एक गरीब काम करने वाले की बेटी जो ठहरी। चाची,
मेरी मम्मा गरीब नहीं है, वो बहुत ही मेहनती और ईमानदार है। वो भी पैसे कमाती है और वो आपकी तरह झूठ नहीं बोलती। लेकिन आप तो बस मेरी मम्मा को परेशान करती रहती हो। मुझसे जबान लड़ाएगी तू? तेरी तो। मोनिका परिधि को मारने के लिए अपना हाथ उठाती है कि तभी वहां पर काव्या आ जाती है और वो उसे रोक लेती है। मोनिका, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की? अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अरे घटिया लड़की, इस घिनौनी हरकत को करने के बाद तू मर क्यों नहीं गई? बेशरम कही की। छी 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 छी, अब हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? ये तूने क्या कर दिया रे कलमुही, सत्यानाश हो तेरा। अरे किस हरामखोर का बच्चा है तेरे पेट में? बता हमें। वो पापा, वो लड़का भाग चुका है पापा। मैं और रूपल गए थे उसके पास। क्या? इसका मतलब तुझे सब कुछ पहले से ही पता था? अरे नहीं, मैं आप लोगों को सब कुछ सच बताती हूँ। रूपल की हरकतें देखकर मुझे उस पर पहले ही शक हो चुका था। और जब मैं और रूपल आपके लिए केक लाने गए थे तभी फिर पल्लवी सबको सारी सच्चाई बताती है। वो उन्हें यह भी बताती है कि नवीन अब कभी नहीं लौटेगा क्योंकि वो डर कर रफूचक्कर हो चुका है। और पल्लवी की ये बातें सुनकर घर वाले तो और ज्यादा चौंक जाते हैं। पल्लवी, अरे इस पापी लड़की को साथ देते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई क्या? आखिर किस मिट्टी की बनी हो तुम? देखो अभी, मैं मानती हूँ कि रूपल ने जो भी किया है बहुत गलत किया है, लेकिन उस रात मैंने आप तीनों से ये सच इसीलिए छुपाया ताकि माँ और पापा की सालगिरह खराब ना हो। तुझसे ये उम्मीद नहीं थी रूपल। तुमने हमारी नाक कटवा दी है आज। अरे अभी तो सिर्फ 3 महीने ही हुए हैं, लेकिन थोड़े ही दिनों में धीरे धीरे तेरा पेट भी आने लगेगा। तब क्या होगा? नहीं पापा, किसी और का गंदा खून हम नहीं पालेंगे। इस निर्लज्ज और नालायक लड़की ने तो गलती कर दी है, लेकिन हम इस बच्चे को जिंदा रखकर और ज्यादा बड़ी गलती नहीं कर सकते। चलो अभी के अभी हॉस्पिटल चलो। इस बच्चे को गिराना ही होगा, इसीलिए रूपल का अबॉर्शन तो करना ही होगा। हाँ, अभी बिल्कुल सही कह रहा है। अगर हमने इस बच्चे को जिंदा रखा तो समाज में बदनामी के चलते हम जीते जी मर ही जाएंगे। क्या? अबॉर्शन? अरे नहीं, ऐसा मत कीजिए आप लोग। रूपल तो उम्र में भी काफी छोटी है और ऐसे में उसे अबॉर्शन नहीं करना चाहिए। अरे जो कांड इसने किया है वो भी छोटी उम्र वाले लोग नहीं करते हैं, और अब गलती की है तो उसकी सजा तो इसे भुगतनी ही पड़ेगी। घर वाले रूपल का अबॉर्शन कराने के लिए उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, लेकिन तभी आई एम सॉरी, लेकिन इनका अबॉर्शन नहीं हो सकता। नहीं हो सकता? अरे ऐसे कैसे नहीं हो सकता? और नहीं तो क्या। देखिए, गर्भवती होकर इन्हें अब पूरे 3 महीने हो चुके हैं और इनकी मेडिकल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए अगर हमने अबॉर्शन करने की कोशिश भी की तो 95% चांसेस है कि इनकी भी जान जा सकती है। क्या? जी हाँ, इनकी जान खतरे में जा सकती है, इसीलिए अबॉर्शन का डिसीजन मत लीजिए। हे भगवान, अब क्या होगा? रूपल का भाई और उसके माता पिता अब तीनों का भी खून खोलने लगता है, लेकिन उन्हें अब ना चाहते हुए भी रूपल को उसके पेट में पल रहे बच्चे के साथ घर पर रखना ही पड़ता है। अभी बेटा, मैंने सोच लिया है कि इस बोझ का हमें क्या करना है। इसे जल्द से जल्द किसी के गले में बांध देते हैं और यहाँ से रफा दफा कर देते हैं, क्योंकि फालतू में हमारे नाम की बदनामी नहीं होनी चाहिए। हाँ पापा, आपने सही कहा। लेकिन इस बिन बिहाई गर्भवती पनौती को कौन अपनाएगा? अरे कोई ना कोई तो जरूर अपनाएगा।
फिर चाहे वो कोई भी हो, कैसा भी हो, हमें बस इसे यहाँ से निकालना है। हमारे कंधे पर जो बोझ की गठरी है उसे हल्का करना है। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो अभी? किसी के भी गले बांध दोगे क्या? थोड़ा ठहर कर अगर हम ढूंढेंगे तो कोई ना कोई अच्छा लड़का जरूर मिलेगा जो हमारी रूपल को बड़े प्यार से अपनाएगा। अरे काहे की हमारी रूपल? और हमारी बात कान खोलकर सुन लो पल्लवी बहू, ज्यादा उसकी तरफदारी करने की जरूरत नहीं है। उसने कोई अच्छा काम नहीं किया है, समझ गई ना? पल्लवी चुप हो जाती है और अब रूपल के घर वाले मोहल्ले वालों से लड़का देखने के बारे में बातचीत करते हैं। लड़का? अरे लेकिन तुम्हारी बहन तो अभी तक पढ़ रही है ना, तो फिर अचानक से उसकी शादी क्यों करा रहे हो? हाँ दिग्विजय भाई साहब, क्या हुआ ऐसा अचानक जो आप उसके लिए लड़का देख रहे हो? अरे नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे घर में हम लड़की की जल्दी ही शादी करते हैं, इसीलिए उसके लिए लड़का देख रहे हैं। हाँ काकी, बाकी कोई बात नहीं है, लड़का कैसा भी हो चलेगा, लेकिन प्लीज ढूंढिए और हमें बताइए जरूर। ठीक है बेटा। ठीक है दिग्विजय साहब। मोहल्ले वालों के मन में अब थोड़ा शक पैदा हो जाता है। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि अचानक से ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि ये लोग लड़का ढूंढने के लिए इतने उतावले हुए जा रहे हैं। कहीं उस रूपल ने कोई कांड तो नहीं कर दिया ना? आजकल लड़कियां बाहर किसी के भी साथ चक्कर चलाती है। अब ये तो राम जी ही जाने। फिर एक रोज रूपल को मेथी के पराठे खाने का बहुत मन करता है। भाभी प्लीज बना दोगे क्या आप मेरे लिए? मुझे मेथी के पराठे खाने का बहुत मन कर रहा है। ठीक है रूपल, बना देती हूँ मैं, बस थोड़ी देर रुक जाओ। कोई जरूरत नहीं है इस कुलक्षणी के लिए कुछ भी बनाने की। बच्चा पैदा करने के बारे में इसे बराबर पता है। तो जाकर खुद अपने लिए पराठे बना। यहाँ कोई तेरा नौकर नहीं है, जब देखो बस खाने की फरमाइशें करती जाती है। जा खुद से बना। पर माँ। पर वर कुछ नहीं, चल जा अब यहाँ से। और पल्लवी बहू, खबरदार अगर तूने इसके लिए कुछ बनाया तो ये अपने काम खुद करेगी। जितने मजे मारने थे इसने मार लिए, लेकिन अब उन सबकी सजा इसे काटनी ही होगी। ये लड़की उसी लायक है। इतना कहकर शीला वहां से चली जाती है, लेकिन फिर भी पल्लवी शाम को शीला के बाहर जाने के बाद फटाफट रूपल के लिए मेथी के पराठे बनाती है और उसे वो खाने देती है। तभी रूपल काफी भावुक हो जाती है। थैंक यू भाभी। अब थैंक्स वगैरह कहने में वक्त बर्बाद मत करो और खा लो इसे, लेकिन फास्ट फास्ट मत खाना, आराम आराम से चबा चबा कर खाना। जी भाभी। अब घर में ही रह रहकर रूपल को घुटन सी होने लगती है, इसीलिए वो बाहर जाने की इच्छा जताती है। अभी भाई, मुझे बाहर जाने दीजिए ना, चाहे तो आप ही घुमा लाइए मुझे, लेकिन प्लीज भाई, मेरा यहाँ पर दम घुट रहा है। कितने दिनों से मैं इन चार दीवारों के बीच में ही रह रही हूँ। अब तूने काम ही ऐसा किया है तो तेरे साथ तो ऐसा ही होगा ना। एक बार तुझ पर भरोसा करके देख लिया, लेकिन तूने उस भरोसे का गलत फायदा उठाया, और अगर मैंने तुझे फिर से बाहर छोड़ा तो तू वापस अपना मुंह काला करके आएगी, क्योंकि तू उसी काम में माहिर है। और नहीं तो क्या। अरे हमने इतनी अच्छी परवरिश दी, लेकिन तूने ये कांड करके हम सबकी गर्दन शर्म से नीचे झुका दी है। क्या क्या अरमान सजाए थे हमने तेरी शादी के, लेकिन तूने हमें ये क्या दिन दिखा दिया। मुझे माफ कर दीजिए आप सब। मैंने जो भी किया है जाने अनजाने में गलती से किया है, और मैं समझ सकती हूँ कि आप लोगों पर क्या बीत रही है, लेकिन बस एक बार आप लोग मेरे बारे में भी तो सोचिए ना। अरे अगर तू इन चार दीवारी के बीच में घुट घुट कर मर भी जाए ना, तो भी हमें कोई शिकवा नहीं, क्योंकि हमारे लिए हमारी इज्जत से बढ़कर और कुछ भी नहीं है।
घर वाले रूपल को बाहर जाने की अनुमति नहीं देते। फिर एक दिन दिग्विजय और शीला दोनों एक रिश्तेदार के घर चले जाते हैं। रूपल, घर पर कोई भी नहीं है। माँ जी और पापा जी अब सीधे शाम को ही आएंगे और अभी तो ऑफिस से सीधे 7 बजे के बाद ही आएगा। यही सही मौका है। तुम्हें घर में अच्छा नहीं लग रहा था ना, तो चलो हम बाहर जाकर आते हैं। आप सच में बहुत अच्छी हो भाभी। घर में बस आप ही हो जो मुझे समझ के ले रही हो। थैंक यू सो मच भाभी। देखो रूपल, मैं तुम्हारे लिए ये सब सिर्फ इंसानियत के नाते ही कर रही हूँ। वैसे मेरा मन भी तुमने बहुत दुखाया है, लेकिन तुम्हारे और बच्चे की सेहत के लिए तुम्हें बाहर की हवा लेना भी बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं तुम्हें बाहर लेकर जा रही हूँ। फिर पल्लवी रूपल को अपने साथ उसके मायके लेकर जाती है, जहाँ पर पल्लवी की माँ सुलग्ना और पिता इंद्रेश रहते हैं। उन दोनों को देखकर रूपल रो पड़ती है और तभी वो दोनों रूपल को समझाने लगते हैं। देखो रूपल, तुम हमारी छोटी बेटी जैसी हो और किसी माँ बाप को अगर ये पता चले कि उनकी बेटी बिना शादी के गर्भवती हो चुकी है तो उन्हें गुस्सा आना तो जायज है। लेकिन ये बात भी सच है कि तुमसे ये गलती जवानी के जोश में और नादानी में हुई है। इसीलिए माफी ना सही, लेकिन आखिरी मौका तो तुम्हें जरूर देना चाहिए। अब जो हो गया सो हो गया। बार बार अपनी किस्मत पर दोष देना सही नहीं। लेकिन बेटी, तुम्हें एक बार तो सोच लेना चाहिए था। यही तो गलती करते हैं आजकल के नौजवान। बिना सोचे समझे कुछ भी कर बैठते हैं। खैर, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी किसी अच्छे घराने में करेंगे। नहीं पापा, उसी बात का तो डर है। अभी माँ जी और पापा जी, उन तीनों का तो बस यही कहना है कि रूपल की शादी जल्द से जल्द करानी है और उसके लिए वो रूपल को किसी के भी गले बांध सकते हैं, फिर चाहे वो लड़का कैसा भी हो। हे भगवान! इंद्रेश जी, ऐसा है तो फिर आप एक बार समधी जी से बात कीजिए। वो लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं? किसी के भी गले बांध देंगे क्या रूपल को? माना कि इससे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन है तो वो अपनी ही बेटी ना। नहीं सुलग्ना आंटी, ऐसा कुछ मत कीजिए और आप लोग इन सब में मत पड़िए। अब मेरी किस्मत में जो होना है वो होकर ही रहेगा। मेरी गलती की सजा मुझे भुगतनी ही होगी। अब कोई कुछ नहीं कर सकता। रूपल बेटा, यूं नकारात्मक मत सोचो। सब कुछ ठीक होगा। हम दोनों ईश्वर से तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि तुम्हारे साथ कुछ गलत ना हो। इंद्रेश और सुलग्ना से मिलने के बाद पल्लवी और रूपल वापस अपने घर लौटते हैं, लेकिन तभी वहां पर पहले से ही शीला और दिग्विजय आ चुके होते हैं। आओ आओ, तुम दोनों का ही इंतजार था। अरे तुम दोनों को क्या लगा कि हम लोग लेट आएंगे और तुम दोनों बाहर जाकर आराम से आओगे? हाँ पल्लवी बहू, तुम इसे बाहर लेकर क्यों गई? पता है ना इसका पेट अब थोड़ा थोड़ा बाहर निकलने लगा है। और ऐसे में तुम भी हमारी बात क्यों नहीं सुन रही? क्यों इस बेशरम लड़की का साथ दे रही हो तुम? पर पापा जी, इन 4 दीवारों में रहकर इसका दम घुट रहा था। अरे चाहे इसका दम घुटे या फिर इसे कुछ हो जाए, लेकिन आज के बाद तुम इसे कहीं भी लेकर नहीं जाओगी, समझ गई ना? और तू रूपल, अब अपने कमरे में जा और खबरदार जब बाहर निकली तो, वरना मैं तुझे घर में भी अब एक कमरे में ही कैद करके रखूंगी। फिर तो तू घर में भी घूम फिर नहीं पाएगी। ठीक है माँ। फिर उस दिन के बाद से रूपल ज्यादातर अपने कमरे में ही रहने लगती है। उसकी फाइनल एग्जाम जब नजदीक आती है, तब वो नोट्स मांगने के लिए अपनी कॉलेज की सहेली सानिया को फोन कॉल करती है। ना बाबा ना, मैं तुझे नोट्स तो क्या, तुझसे तो मैं 1 मिनट बात भी नहीं करने वाली। अरे तुझ जैसी घटिया लड़की के साथ बात करके मुझे अपनी इज्जत कम नहीं करनी,
यार सानिया, तू तो ऐसे मत बोल। तू मेरी अच्छी सहेली है ना? नहीं थी। अरे तूने जो करामती की है ना, उसके बाद मैं तेरे साथ अब कभी बात नहीं कर पाऊंगी। अगर मेरी माँ को पता चला कि मैं तेरे जैसी फालतू किस्म की लड़की के साथ दोस्ती रख रही हूँ, तो वो तो मेरी चटनी बना देगी। चल अब फोन रख और मुझे वापस फोन मत करना। बाय। सानिया, हेलो सानिया, मेरी बात तो सुन। तभी अचानक से वहां पर अभी आता है और वो रूपल से उसका फोन छीन लेता है। अरे भाई, मेरा फोन। नहीं मिलेगा तुझे तेरा फोन। अरे आज तो तू इस फोन से अपनी सहेली से बात कर रही है, लेकिन कल को फिर कोई नई मुसीबत गले पड़वाएगी हमारे। तू अब आगे नहीं पढ़ेगी। भूल जा अपनी फाइनल एग्जाम को और अपने करियर को भी भूल जा। और अब से ये तेरा फोन मेरे पास ही रहेगा। लेकिन भाई, प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए। मुझे पढ़ना है, मुझे अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है भाई। प्लीज भाई, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। रूपल अभी के सामने खूब विनती करती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता। अब इस कहानी में आगे क्या होगा? क्या रूपल आगे पढ़ पाएगी? अब ये कहानी नए और चौंका देने वाले मोड़ से गुजरेगी, इसीलिए हमारा अगला भाग देखना ना भूले। शिवानी की शादी अंकित से होती है, जो कि बहुत ही शराबी होता है। वो कुछ काम भी नहीं करता और शिवानी को बेरहमी से मारता रहता है। इसीलिए वो थक हार कर अपने मायके चली जाती है। मैं उसके साथ नहीं रह सकती हूँ माँ, इसलिए मैं यहाँ पर चली आई हूँ। वो कुछ भी काम नहीं करता और दिन रात शराब पीकर मुझे मारता रहता है। ये देखिए कितने निशान है मेरे शरीर पर। अरे नालायक लड़की, ऐसे अपना घर छोड़कर कौन चला आता है? भला हो बुरा हो, जैसा भी हो, पति देवता होता है। तू वहां से यहाँ पर क्यों चली आई? इतनी मुश्किल से इसे किसी के गले में बांध दिया था और अब ये फिर से चली आ गई। ऐसा क्यों कह रही हो भाभी आप? ये तो मेरा ही घर है ना। रहने दो, अब तुम अंदर चली जाओ और अपने कमरे में जाकर आराम करो। ठीक है भैया। फिर शिवानी अपने कमरे में चली जाती है। शिवानी की माँ कल्पना ने उसे कभी प्यार नहीं किया होता, ना उसके भाई पार्थ और ना ही भाभी मेघा ने। उनके लिए एक लड़की होना बोझ समान था और इसीलिए उन्होंने उसकी शादी एक ऐरे गहरे शराबी अंकित के साथ कराकर अपने कंधे का बोझ हल्का किया था। अब फिर से मुझे ढेर सारे काम करने पड़ेंगे। महारानी ससुराल छोड़कर मायके जो आ गई है। शिवानी अब मायके में रहते हुए देखती है कि सबके सब उससे कटे कटे रहने लगे हैं। माँ, मैं आपके घुटनों की मालिश कर देती हूँ, लाइए। नहीं, रहने दे तू, मैं खुद कर लूंगी। और वैसे भी मुझे अभी 5 मिनट में मंदिर के लिए निकलना है। ठीक है माँ। ये अचानक से सबको क्या हो गया है? क्यों मुझे पहले जैसा अपनापन महसूस नहीं हो रहा? सब मेरे अपने होकर भी मुझे परायों की तरह क्यों ट्रीट कर रहे हैं? फिर एक दिन जब शिवानी का जन्मदिन आता है, तभी उसे कोई भी विश नहीं करता। वो दिन के खत्म होने तक घर के सभी लोगों को विश करने का इंतजार करती है। फिर अगले दिन, माँ, भैया, भाभी, आप लोगों ने मुझे कल विश क्यों नहीं किया? कल मेरा जन्मदिन था। मैं रात के 11 बजे तक सबका इंतजार करती रही कि आप मुझे अभी आकर विश करोगे, लेकिन नहीं, मुझे कोई भी विश करने नहीं आया। अरे ओ निर्लज्ज लड़की, तूने ससुराल से मायके आकर जो झंडा गाड़ा है, उसके कारण हमारी कितनी थूथू हुई है मोहल्ले में, और ये बात तू अच्छे से जानती है। बाहर निकलो तो सब पूछते हैं कि शिवानी मायका छोड़कर क्यों आई है। क्या जवाब देंगे हम उन्हें? लेकिन माँ, मोहल्ले वालों का तो छोड़ ही दो, लेकिन मेरा मन रखने के लिए तो आप लोग मुझे विश कर देते ना। अब बर्थडे हो गया ना, रात गई बात गई। चुपचाप अपना नाश्ता खत्म करो
और फालतू के विषय पर चिक-चिक करने की कोई जरूरत नहीं है। शिवानी अपनी भाभी को कुछ भी नहीं बोलती और चुपचाप सर झुकाकर नाश्ता करती है। फिर एक दिन अचानक से कल्पना सबके सामने पार्थ से कहती है, पार्थ बेटा, मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूँ। मेरा आधा पैर तो अभी कब्र में जा चुका है और कब मैं पूरी की पूरी कब्र में चली जाऊंगी कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि मैं जाते जाते अपनी सारी जायदाद तेरे नाम पर कर दूं। क्या? अरे वाह बुढ़िया, जल्दी मर तू, फिर तो हमारी ऐशी ऐश है। हाँ बेटा, तुम्हारे पापा ने जाते समय सारी जायदाद, यहाँ तक कि ये घर भी मेरे नाम पर किया था, लेकिन अब मैं ये सब कुछ तेरे नाम पर करना चाहती हूँ। लेकिन माँ, मेरा क्या होगा? मेरी भी पूरी जिंदगी पड़ी है। अगर आप सब कुछ भैया के नाम पर कर दोगी तो मैं क्या करूंगी? मुझे भी तो पैसों की जरूरत लगेगी ना। अब अभी की बात देखिए, अंकित भी कैसा निकला। उसके कारण अब मुझे यहाँ पर मायके में आकर रहना पड़ रहा है। हाँ तो तुझे यहाँ पर रहने के लिए जगह तो मिल गई ना, तो फिर तुझे जायदाद की क्या जरूरत पड़ गई? और तेरा भैया है ना तुझे संभालने के लिए। लेकिन माँ, अरे हद है। माँ जी जो भी बोल रही है वो तुम्हारी भलाई के लिए ही बोल रही है। तो फिर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या? सोमवार को वकील आने वाला है पार्थ। केवल उस दिन के लिए ऑफिस से घर पर कुछ देर के लिए आ जाना। दस्तखत करने होंगे तुझे उस पर। और हाँ, तुझे भी उन कागजात पर दस्तखत करने होंगे शिवानी, इस संदर्भ में कि तू आज के बाद कभी भी पार्थ से जायदाद का कोई हिस्सा नहीं मांगेगी और सारी जायदाद पर सिर्फ और सिर्फ पार्थ का अधिकार होगा। ठीक है माँ, जैसा आप कहो। सोमवार को वकील घर पर आता है। तभी पार्थ और शिवानी दोनों उन कागजात पर दस्तखत करते हैं और इस तरह से सारी जायदाद अब पार्थ के नाम पर हो जाती है। फिर कुछ महीनों बाद अचानक से कल्पना की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और उसका उसी में देहांत हो जाता है। अब कल्पना के जाने के बाद मेघा शिवानी के साथ बुरी तरह पेश आने लगती है। अरे ओ चुड़ैल, चल ये टीवी देखना बंद कर और जाकर रसोई के सारे काम निपटा। अब तेरे ऐशो आराम के दिन चले गए। जाकर कोई काम धाम कर, बड़ी आई आराम करने वाली। ये आप क्या बोल रहे हो मेघा भाभी? हाँ, मैं वही बोल रही हूँ जो तू सुन रही है। और हाँ, रसोई के काम करने के बाद तेरे लिए बहुत सारे काम है और तुझे अब से घर के सारे काम करने होंगे, वरना मैं तुझे आज खाना ही नहीं दूंगी और ठंड में बाहर आंगन में खड़ी करूंगी, समझी तू? लेकिन भाभी, आप ऐसा क्यों कर रही है? और माँ जाने के बाद ही आपको क्या हो गया है? आप मेरे साथ इस तरह से पेश क्यों आ रही है? चल चल, ये सारे नाटक मेरे सामने मत कर और ज्यादा बकवास मत कर और टाइम वेस्ट किए बिना जल्दी से खाना बना, क्योंकि आज तो मुझे बड़ी तेज भूख लगी है। मेघा अब शिवानी से दिन रात काम कराती है और उसने काम करने में जरा भी आलस किया या फिर किसी बात के लिए मनाही की तो वो उसे बहुत मारती है। फिर एक दिन शिवानी मेघा की सारी बातें पार्थ से जाकर कहती है, ये देखिए पार्थ भैया, किस तरह भाभी ने मुझे गरम तवे का चटका दिया है और किस तरह मुझे आपके बेल्ट से मारा है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है भैया। प्लीज आप भाभी को समझाइए ना कि वो मुझे इस तरह से ना मारे। अरे मैं क्यों समझाऊं मेघा को? तुम्हारी ही कोई गलती रही होगी, वरना मेघा को क्या शौक आया है तुम्हें इतनी बेरहमी से मारने का? तुम्हारे ही नखरे बढ़ गए हैं आजकल। जाओ, जाकर मेरे लिए चाय बना कर लाओ और हाँ, ब्रेड पर मक्खन लगा कर देना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? भैया और भाभी माँ के जाने के बाद कितने बदल गए हैं। हाँ, मैं जानती हूँ कि मेरे लड़की होने के कारण माँ ने मुझे कभी प्यार नहीं किया, लेकिन उन्होंने मेरा ख्याल तो रखा ही था ना। शिवानी को अपने भैया और भाभी का ये बदला हुआ रूप देखकर बहुत दुख होता है। फिर एक दिन
पूरे 20 मिनट हो चुके हैं और ये लड़की अभी तक नहीं आई घर पर। इसे तो मैंने मेकअप का सामान लाने के लिए मेरी दोस्त किशोरी के पास ही तो भेजा था। तभी वहां पर शिवानी आती है। माफ कीजिए भाभी, वो मैं वो पड़ोस वाले मोहित से बात कर रही थी। मेरा बचपन का दोस्त है ना वो। यूं ही रास्ते में मिल गया और फिर बातें होने लगी। ये लीजिए आपका मेकअप का सामान। किशोरी दीदी ने धन्यवाद कहा है आपको। ठीक है, इसके बारे में तब पार्थ से जाकर कहना होगा और उसके मन में इसके लिए जहर घोलना होगा ताकि ये बाहर जाकर ये सब कर ही ना सके और इसका जीना और भी ज्यादा दुश्वार हो जाए। हाँ, यही करूंगी मैं। फिर मेघा पार्थ के पास जाकर शिवानी के खिलाफ चुगली करती है और उसे खूब भड़काती है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ शिवानी, तुम अब गैर मर्दों से जाकर बात करने लगी हो। लेकिन भैया, मोहित तो मेरा बचपन का दोस्त है, आप भी तो जानते हो उसे। अब तुम दोनों कोई स्कूल जाते हुए बच्चे नहीं रहे, वो अब बड़ा हो चुका है, बच्चा नहीं रहा और उसकी शादी हो चुकी है जैसे तुम्हारी हुई है। लेकिन तुम बेशर्मों की तरह अपने पति को छोड़कर यहाँ पर चली आ गई और अभी तक हमारे सर पर बोझ बनकर बैठी हो। लेकिन अब बस, बहुत हुआ। हम तुम्हें अब और नहीं झेल सकते। ना तो तुम कोई काम ठीक से करती हो और ना ही अब घर पर ठीक से रह रही हो। दफा हो जाओ यहाँ से। और नहीं तो क्या, सोचा था कि तुमसे काम करवा कर तुम्हारे बोझ होने का हिसाब चुकता कर लूंगी, लेकिन नहीं, तुम तो कोई भी काम ढंग का ही नहीं कर पाती। अब निकल जाओ यहाँ से, क्योंकि तुम्हारी अब इस घर में कोई जगह नहीं है। नहीं भैया भाभी, मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि ये घर मेरा है। क्या तेरी इतनी मजाल? अरे भूल गई क्या, माँ जी ने ये घर और बाकी की सारी जायदाद पार्थ के नाम कर दी है। नहीं, कोई बात नहीं भूली मैं, लेकिन मैंने आप लोगों से एक बात छुपाई है। उस दिन माँ ने जब मुझे बताया कि मुझे जायदाद का कोई भी हिस्सा नहीं मिलने वाला है, तभी उसी दिन मैं चुपके से लॉयर के पास चली गई और मैंने उसे मेरे पास सेव किए हुए पूरे 5 लाख रुपए देकर पेपर चेंज करवा दिए और ऐसे पेपर्स बनवाए जिनमें ये लिखा था कि ये घर पूरी तरह मेरे नाम पर है और बाकी की जायदाद का 50% हिस्सा भी मेरे नाम पर है और बाकी का 50% भाई के नाम पर। क्या? हाँ, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरा भविष्य क्या होने वाला है और आप सब मुझसे किस तरह से पेश आओगे, इसीलिए मैंने अपनी सुरक्षा के लिए ये सब किया। मैं तो आप दोनों के साथ प्यार से रहना चाहती थी, लेकिन आप दोनों ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। मैं तो सब कुछ सह भी लेती, सारे काम भी कर लेती, लेकिन आप दोनों तो अब मेरे चरित्र पर शक करने लगे हो और ये बात मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं। और रही बात इस घर की, तो अब आप दोनों निकलिए मेरे घर से, वो भी अभी के अभी। शिवानी की बातें सुनकर मेघा और पार्थ के होश उड़ जाते हैं और तभी दोनों को ना चाहते हुए भी शिवानी से माफी मांगनी पड़ती है। नहीं शिवानी, प्लीज ऐसा मत करो। हम ये घर छोड़कर कहाँ पर जाएंगे? प्लीज हमें यहीं पर रहने दो और हमें माफ कर दो शिवानी। हाँ शिवानी, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। वो दोनों शिवानी के सामने बहुत गिड़गिड़ाते हैं और उसके बाद शिवानी उन्हें माफ कर देती है और अंत में बेईमान ही सही लेकिन तीनों साथ में रहने लगते हैं।